स्टोरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दिस स्टार्ट फ्रॉम अ डेट दैट इज 1774, जब बर्बन डायनेस्टी के लुई 16 फ्रांस के राजा बने। तो उन्होंने शादी की थी अपनी रानी मैरी एंटोनेट से, जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। तो कहानी तो ठीक ही चल रही थी, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये थी कि जो राजा को मिला एक एम्प्टी ट्रेजरी। ओके, राजा को मिला एक एम्प्टी ट्रेजरी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन था इंक्रीज ऑफ टैक्सेस। पर इसमें ना एक ट्विस्ट आया। तो कौन सा ट्विस्ट था? जो फ्रेंच सोसाइटी थी ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला था फर्स्ट स्टेट, जो इंक्लूड करता था क्लर्गीज वाले लोगों को। सेकंड में आता था सेकंड स्टेट, जो इंक्लूड करता था नोबिलिटी को। थर्ड में आता था अदर्स लोग, जो कि ना तो क्लर्गी थे ना नोबिलिटी थे। ओके, दिस इंक्लूड्स इवन वेरी पोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पर जो मैंने बोला था ट्विस्ट था, वो ये था कि जो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा पुअर हैं उन्हें ही टैक्सेस पे करना पड़ता था, मतलब थर्ड स्टेट को ही पे करना पड़ता था। तो जो राजा था ना, वो अपनी मर्जी से ही टैक्सेस इंक्रीज नहीं कर सकता था। तो इसके लिए उसे बुलाने पड़ते थे स्टेट जनरल, जिसमें थर्ड जो तीनों स्टेट होते हैं ना, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 मेंबर्स ही जाते थे, और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स आते थे। तो जो स्टेट जनरल में ना भी ना वोटिंग होती थी कि एक्चुअल में टैक्सेस इंक्रीज करें या फिर नहीं। तो प्रीवियसली जो वोटिंग होता था वो ये होता था कि जो एक स्टेट के लिए एक ही वोट होता था। हावेवर जो थर्ड स्टेट के लोग थे ना, उन्होंने इस बार कुछ अलग डिमांड किया। उन्होंने डिमांड किया कि हर एक इंसान को ना एक वोट मिलना चाहिए। राजा ने सीधा डिनाई कर लिया कि ऐसा नहीं हो सकता, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। तो इसी वजह से जो हमारे थर्ड स्टेट के लोग थे वो हो गए एंग्री, और उन्होंने टेनिस कोर्ट में जाकर बना लिया नेशनल असेंबली इन 1789। और उस दिन का डेट था 20 जून। ओके, उसके कुछ ही दिन के बाद ही हमारे पास आया हमारा फर्स्ट इवेंट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड व्हाट वाज दैट? इट वाज स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल प्रिजन, जो कि अगर हुआ था ऑन 14 जुलाई 1789। और कुछ राजा के नाम में रूमर्स भी स्प्रेड हो गए, जिसकी वजह से जो पीपल थे, नॉर्मल पीपल थे फ्रांस के, उन्होंने नोबल्स के ऊपर अटैक बोल दिया। इसकी वजह से जो राजा थे वो ना चाहते हुए भी जो हमारा नेशनल असेंबली था उसे रिकॉग्निशन दे दिया। इसकी वजह से कुछ साल बाद, आई मीन ऑन 1791, हमारा जो नेशनल असेंबली था उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया। और इसी वजह से फ्रॉम 1791 आवर फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। उसके बाद तो देख लेते हैं जो हमारा 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन थे उसका क्या क्या प्रोविजन है। उसके 2 प्रोविजन थे। पहला फर्स्ट मोटिव जो था वो था कि जैसे भी करो किंग की पावर को ना कंट्रोल में रखना है। और दूसरा था डिवीजन ऑफ पावर। जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें डिवीजन होंगे, उसमें पावर का डिवीजन होगा, मतलब जो हमारा लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, दिस वाज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। देख लो, यहाँ पे है हमारा लेजिस्लेचर जो इंक्लूड होता है नेशनल असेंबली को, जिसमें टोटल 745 मेंबर्स होते हैं, जो कि इलेक्टेड होते हैं एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक्टिव सिटीजन्स थे। दोज मैन स्पेशली, नॉट वुमेन वर डिनाइड ऑफ द वोटिंग राइट्स। ओके, सो ऑल द मैन अबव 25, ओके सॉरी, ठीक से लाइन तो नहीं हो पा रही, सॉरी। ऑल द मैन अबव 25 पेइंग टैक्सेस दैट इज इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबर्स वेज, मतलब ऑब्वियसली जो अमीर लोग होते थे उन्हें ही वोटिंग राइट्स मिले थे। उसके बाद वो वोट करेंगे 50,000 इलेक्टर्स को। उसके बाद उन्हीं इलेक्टर से फिर से वोटिंग होगी, और जिसकी वजह से नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स इलेक्ट हो पाते हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, पर इनडायरेक्टली हो रहा है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे किंग और मिनिस्टर्स, और किंग भी अपने मन मुताबिक कुछ काम नहीं कर सकता, वो कंट्रोल में रहेगा नेशनल असेंबली के। उसके बाद आता है जुडिशियरी, जिसके हेड होते हैं जज, ऑब्वियसली, जो भी वोटिंग के द्वारा ही चूज किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल सिंबल्स कुछ फ्रांस के, जो कि आपके बुक में मेंशन है, वहाँ पे पढ़ लेना। राजा ने तो कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर लिया था, पर फिर भी उसके मन में था कि काश मैं फिर से अपने मन मुताबिक काम कर पाता, अपने पावर को फिर से पा लेता। इसीलिए वो चला गया इन अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रशिया के राजा के साथ वो सीक्रेट मीटिंग में चला गया। और जो पड़ोसी राजा होते हैं ना, जो फ्रांस के पड़ोसी कंट्रीज थे, उनके राजा ने, उनके जितने भी राजा थे, उन्होंने भी प्लान कर लिया था कि चलो हम भी अटैक कर लेते हैं फ्रांस के ऊपर। पर यहाँ पे आता है और एक ट्विस्ट। और ट्विस्ट क्या था? वो ट्विस्ट ये था कि बिफोर दे कुड, मतलब उससे पहले कि वो हल्ला बोल पाते, इन्होंने ही अटैक कर लिया, मतलब नेशनल असेंबली ने ही अटैक कर लिया ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के ऊपर। ओके, यहाँ तक तो सब ठीक था। पर क्या हुआ ना, बहुत लोगों को ये लगा कि जो हमारा रिवॉल्यूशन है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसे और थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 के, उन्होंने मतलब पॉलिटिकल राइट्स, ओके, उन्होंने बस पॉलिटिकल राइट्स दिए थे जो रिच थे, ऑब्वियसली, मतलब एक्टिव सिटीजन्स को ही उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स दिए थे। इसी वजह से ढेर सारे पॉलिटिकल क्लब्स आने लगे, जिनमें से मोस्ट फेमस था जैकोबिन्स क्लब, जिनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, इसे याद रखना। ऐसे सारी बात चली, और फाइनली ऑन 21 ऑफ अगस्त होता है ना, अगस्त नहीं सितंबर, ऑन 21 ऑफ सितंबर 1792 में
फ्रांस में मोनार्की एबॉलिश फाइनली हो गई और फ्रांस बन गई एक रिपब्लिक, जो कि अब हमारी इंडिया है और फ्रांस भी। और हमारे प्यारे राजा भी ऑन 21 जनवरी 1793 में एग्जीक्यूटेड हो गए, मतलब खलास हो गए। सैड फील होता है राजा के लिए। और राजा गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की गई, तो इसके लिए इसके बाद में कुछ तो नहीं आना चाहिए ना, तो इसी वजह से एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली आ गई जिसका नाम हुआ कन्वेंशन। और इसी कन्वेंशन में राज किया जैकोबिन्स के क्लब ने, मतलब इनडायरेक्टली मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने राज कर लिया। और उसी के पीरियड को रेन ऑफ टेरर भी बोला जाता है, जो कि एग्जिस्ट हुआ 1793 से 1794 तक। तो एक क्वेश्चन आता है, इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर भाई क्यों बोला गया? इतना क्या खराब था? बहुत खराब था। मतलब जो भी रोबेस्पियर के अगेंस्ट में जाता था ना, उसे खलास कर दो, उसे गिलोटाइन कर दो। गिलोटाइन मतलब सर को धड़ से अलग कर देना। इसी वजह से मतलब थोड़ा ज़्यादा ही पनिशमेंट हो गया। इस वजह से जो सपोर्टर थे रोबेस्पियर के, उन्होंने भी उसके अगेंस्ट में जाना शुरू कर दिया। और फाइनली जिसने इतने सारे लोगों को गिलोटाइन कर लिया इन जुलाई 1794, उसका भी एंड टाइम आ ही गया और रोबेस्पियर को भी गिलोटाइन कर दिया गया। और इतना सब कुछ बुरा होने के बाद कुछ तो अच्छा हुआ। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, जो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ऑल द मेन विच वर अबव 21 कुड वोट, मतलब ना रीच ना पोर, सबके पास वोटिंग राइट है। जो भी मैन 21 से अबव है ना, उसके पास वोटिंग राइट है। पर यहाँ पर भी एक दिक्कत थी, अभी तक बस मैन को ही मिले थे वोटिंग राइट, वुमेन को नहीं मिले थे। उनकी जो डिमांड थी वोटिंग राइट्स के लिए, वो फर्दर कैरी आउट हुई, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे ही हमारा जैकोबिन का गवर्नमेंट फॉल होता है, वैसे ही हमारे जो रिच मिडिल क्लास होते हैं उनका पावर हो जाता है इंक्रीज। तो इसी वजह से आता है एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने जो पोर होते हैं उन्हें वोट देना कर दिया मना। उसके बाद आया वहाँ पे एक डायरेक्टरी जो अपॉइंटेड हुआ, वहाँ पे एक डायरेक्टरी अपॉइंटेड हुआ, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, डोंट वेरी। और उसी में 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आ गई, समझ रहे हो? अब बता देते हैं फाइनल डायरेक्टरी होती क्या चीज़ है। सो डायरेक्टरी इज एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, मतलब जी हाँ, एक मेंबर से नहीं 5 मेंबर्स में काम होगा। और 5 मेंबर्स क्यों? क्योंकि रोबोस्पियर के केस में जैसा हुआ, मोनार्की के केस में हुआ, वैसा ना हो, इसी वजह से 5 मेंबर्स को डाला गया। मतलब टू एंश्योर दैट, not to ensure basically, to prevent the concentration of power in the hands of one person, okay, which can also lead to dictatorship। इसी वजह से यहाँ पे 5 मेंबर्स अपॉइंट हुए। 5 मेंबर्स अपॉइंट हो गए, पर जो 5 मेंबर्स थे ना, उनमें हो गए भाई फाइट। इसी वजह से वहाँ पे कॉज हो गया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पोल मतलब होता है पॉलिटिकल, ओके, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया। एज अ रिजल्ट देयर वाज राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर दैट वाज नेपोलियन बोनापार्ट इन 1804। बहुत फेमस पर्सन है, उनके बारे में तुम बहुत बच्चे पहले से ही जानते होंगे, तो उनके बारे में डोंट वरी, हम फिर से पढ़ेंगे। अभी जो नेपोलियन था ना, वो पावर में आया इन 1804 में और बेचारा डिफीट हो गया इन 1815 में इन वाटरलू जगह नाम की एक प्लेस है, जहाँ पे वो बेचारा डिफीट हो गया इन 1815। हाउएवर उसने बहुत सारे कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए थे, तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला लॉ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दूसरा था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो मतलब कंप्लीट तो नहीं हुआ, बाकी के कुछ टॉपिक्स हैं, पर यहाँ पे जितने भी मेन टॉपिक्स थे, पूरा मेन टॉपिक्स तो वो सारे कवर हो गए। तो आप जानते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसीज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट लेगेसीज देख लेते हैं। पहला था लिबर्टी और दूसरा था डेमोक्रेटिक राइट्स विच इंक्लूड्स इक्वालिटी एंड रिपब्लिक। और बहुत सारे भी आते हैं जैसे कि फ्रैटर्निटी, ओके, ना डेमोक्रेसी वो नहीं आई थी वैसे, डेमोक्रेसी नहीं आई थी, तो डेमोक्रेसी को छोड़ दो और फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी और रिपब्लिक को मार्क कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं, क्या महिलाओं ने भी कोई रिवॉल्यूशन किया था? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। जो वुमेन थे ना, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रिवॉल्यूशन के लिए, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। तो वो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट थे इन द रिवॉल्यूशन। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा टू इंट्रोड्यूस लॉज टू इंप्रूव देयर लाइफ्स। उनकी लाइफ्स को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए वो कुछ लॉज बना सकते हैं, ये सोचकर उन्होंने मतलब इन्वॉल्व किया जो रिवॉल्यूशन में। They were also engaged in many political activities, like in order to discuss their interests, they have started their own political clubs and newspaper. उनमें से सबसे फेमस था the Society of Revolutionary and Republican Women। ये एक स्टार मार्क वाली मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तुम शॉक हो जाओगे ये जानकर। उस टाइम में there were about 60 political clubs, women political clubs in total in France, okay। और यहाँ पर कुछ स्टेप्स जिसकी वजह से मतलब जो हमारी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट द नेशनल असेंबली ने लिया था टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द वुमेन, ओके। पहला था जो फादर्स है ना, वो अपनी बच्चियों को मतलब फोर्स नहीं कर सकते टू मैरी अगेंस्ट देयर विल। तो दूसरे में आता है स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर एवरी गर्ल। थर्ड में आता है डिवोर्स वाज मेड लीगल, मतलब डिवोर्स को लीगल किया गया, और ये किसी के द्वारा भी मतलब अप्लाई की जा सकती है, मीन्स बोथ मेन एंड वुमेन।
और थर्ड में आता है वुमेन कुड ट्रेन फॉर जॉब्स। जो वुमेन होती है ना वो जॉब्स के लिए ट्रेन किया जा सकती हैं, और वो छोटी छोटी जो बिजनेस होती हैं उन्हें भी वो कर सकती हैं, मतलब स्टार्ट कर सकती हैं। और जो मैरिज थी ना उसे कॉन्ट्रैक्ट में बनाया गया। और उसके बाद बस इतना ही था, जस्ट इजी पीजी। इतनी सब कुछ देने के बाद भी जो वुमेन थी ना वो डिसअपॉइंटेड थी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। वाई? क्योंकि उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिली थी यार, उन्हें पैसिव सिटीजन बना ले गया था। और फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल इन 1946 वुमेन ऑफ द फ्रांस गॉट देयर वोटिंग राइट्स। यहाँ पे एक सॉरी ये क्या हो रहा है, मेरे हाथों को मतलब पता नहीं चल रहा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी वुमेन है जिनका नाम है ओलंपी डी गॉर्जेस, जो 1748 को पैदा हुई थी और 1793 को मर गई बाय द गुलेटिंग, मतलब रेन ऑफ टेरर में वो मर गई। सैड की बात है, तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। क्यों? क्योंकि ये जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन था और डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन थे, उन्होंने वुमेन को डिनाई कर लिया था भाई। मतलब उनके लिए वुमेन ह्यूमन ही है क्या? वो तो ह्यूमन है ना, उनके बारे में भी तो कोई थोड़ा लिख लेते तुम राइट्स के बारे में भी, पर उन्होंने नहीं लिखा। इसी वजह से उन्होंने इन 1791 उन्होंने लिखा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, और उन्होंने वहाँ पे एड्रेस किया था जो क्वीन थी मेरी एंटोनेट थी, और नेशनल असेंबली के मेंबर को एड्रेस किया था, और डिमांड किया था कि वो भी इसके ऊपर एक्ट करें। और उसके बाद आया हमारे रॉबस्पियर का गवर्नमेंट, जब उसने क्रिटिसाइज कर लिया जैकोबिन के गवर्नमेंट को, क्योंकि उसके गवर्नमेंट ने फोर्सिबली वुमेन्स के जो क्लब्स थे उन्हें क्लोज कर लिया। एज अ रिजल्ट शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज्ड विद ट्रेजन, मतलब देशद्रोह का दाबी उसके ऊपर थोपा गया, और फाइनली शी वॉज एग्जीक्यूटेड लाइक मैनी अदर्स। तो जान लेते हैं स्लेवरी एक्चुअली में हुआ क्यों था। फ्रांस भी बहुत एक अमीर किस्म का मतलब क्या कंट्री था, तो उसके ना कॉलोनीज थे इन करीबियन के कुछ कॉलोनीज थे जो थे मार्टिनिक्यू, देन ग्वाडेलोप और कहाँ गया वो तीसरा वाला, एंड सैन डोमिंगो। ये तीन थे कॉलोनी ऑफ फ्रांस के कॉलोनी थे इन कैरिबियन में फ्रांस के कॉलोनी ये तीन थे। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर थे बहुत सारे कमोडिटीज़ के, जैसे कि हो गया तंबाकू, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद शुगर और कॉफ़ी के। ठीक है, कॉलोनीज बना लिया, पर कॉलोनीज में काम करने के लिए तो भी कोई चाहिए ना। तो यूरोपियंस ने तो सीधा बोल दिया, देखो जो भी करो पर हमें ना स्ट्रेंज लैंड में काम करने की कोई मर्जी नहीं है, मतलब कोई इच्छा नहीं है। और ऊपर से वहाँ की इतनी गर्मी, हमसे गर्मी सहन नहीं होती। सब कुछ सहा जाएगा पर गर्मी नहीं सहा जाएगा। इसी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेबर कहाँ से लाए भाई। इसी वजह से स्लेवरी स्टार्ट हुई, and the triangular slave trade was occurred between the Europe, Africa and Americas. तो चलिए जानते हैं और कुछ पॉइंट्स स्लेव ट्रेड के बारे में। तो ये स्टार्ट हुई थी 17th सेंचुरी में, और यहाँ पे क्या होता है ना, जो फ्रेंच मर्चेंट होते हैं वो सेल करते हैं द पोर्ट्स ऑफ बोर्डियक्स और नैंटेस और बोर्डियक्स जैसे पोर्ट से वो जाते थे अफ्रीका को, जैसे बोट के माध्यम से, बोट तो नहीं क्या बोलते हैं, शिप से बोर्डियक्स और नांटेस वाले जो पोर्ट्स थे उनसे वहाँ से जाते थे वो अफ्रीका से वहाँ पे अफ्रीका में क्यों जाते थे, अफ्रीका में जाते थे स्लेव्स को खरीदने के लिए। वहाँ पे लोकल शिप्टन से वो स्लेव्स को खरीदते थे और वहाँ पे ब्रांड चिपकाते थे और शैकल, उन्हें ब्रांडेड करते थे, शैकल करते थे और स्लैप पैक टाइटली इनटू द शिप फॉर 3 months फॉर लॉन्ग वेज। तो उनके बाद ब्रांडेड और शैकल करने के बाद उन्हें कोई प्रोडक्ट के जैसे शिप में धकेल दिया जाता है, उन्हें पैक किया जाता है जस्ट लाइक ए प्रोडक्ट, जैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। और उन्हें उसी अवस्था में 3 month के लिए 3 month तक सी में ट्रैवल करना पड़ता है। और दे आर फाइनली टेकन टू द करीबियन, और वो आफ्टर ए 3 month लॉन्ग जर्नी दे आर फाइनली रीच करीबियन में जाकर कोई मज़े नहीं होते। करीबियन में स्लेव्स वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, जो भी प्लांटेशन ओनर्स होते हैं ना वो स्लेव्स को सोल्ड कर लेते हैं, सोल्ड का नहीं, मतलब वो स्लेव्स को ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। और उनमें भी इतना सब होने के बाद भी उनके पास कोई मज़ा नहीं होता है, उन्हें एक्सप्लोइट किया जाता है टू वर्क इन द फील्ड्स। उन्हें जितना तड़पाया जा सकता है उतना तड़पाया जाता है, मतलब बहुत बुरी तरीक़ों से उन्हें तड़पाया जाता है, और वो बेचारे कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि चारों ओर तो सी है। अब जानते हैं कि एक्चुअली में स्लेवरी कैसे अबलिश्ड हुई। अभी तो एग्जिस्टेंस में नहीं है ना, तो कैसे एक्चुअली में अबलिश्ड हुई चले देखते हैं। तो व्हाट हैपेंड इन ऑल रीजन मीन्स बिफोर 1789 स्लेवरी वॉज प्रिविलेंट। उस टाइम में जो स्लेवरी था ना वो प्रिविलेंट था। उसके बाद आया 1789, उसके बाद आया हमारा नेशनल असेंबली, और वहाँ पे नेशनल असेंबली में क्या हुआ ना, नेशनल असेंबली के टाइम में वहाँ पे डिबेट अबाउट अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, बट इट वॉज नॉट अबलिश्ड। वहाँ पे डिबेट चलने लगे कि स्लेवरी को अबलिश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि
नेशनल असेंबली इंक्लूडेड रीच पीपल, ओके, रीच मिडिल क्लास पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट, मतलब वहाँ पे रीच पीपल होते थे, और जहाँ पे वो मतलब जो कौन जो स्लेव ट्रेडर्स होते थे ना, वो भी इंक्लूडेड होते थे। अगर स्लेवरी को एबलिश कर दिया गया तो अगर बाई चांस स्लेवरी एबलिश हो जाती तो उनका जो सपोर्ट था, मतलब जो स्लेव ट्रेडर्स का सपोर्ट था ना, वो लॉस हो जाएगा। वो तो सपोर्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि तुम तो उनके अगेंस्ट में जा रहे हो ना, तो इसी वजह से वो एबलिश नहीं हुई। और फाइनली जैकोबिन के गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया, स्लेवरी को उसके पीरियड में एबलिश कर दिया। पर नेपोलियन के टाइम में ना जो स्लेवरी री इंट्रोड्यूस हो गई। एंड फाइनली इतना सब कुछ होने के बाद ना स्लेव्स के लिए एक राहत का मोमेंट आया, और फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में फाइनली स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड। और बस इतना ही था तुम्हारे चैप्टर में, बस इतना ही था। और बाय बाय।